हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं जिसके अंतर्गत एसपीडी करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो बना दिए हैं, आप लोग के लिए यूट्यूब पे यह डाला गया है। आज हमने तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं और यह जो है करंट अफेयर देख लीजिए 1 सितंबर 2025 तक जो है यह अपडेटेड है और इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो है दोस्त तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग उस चैप्टर को देख रहे हैं, कौन क्या और कहाँ। देख लीजिए कौन क्या और कहाँ, यह लंबा चैप्टर है और इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ और आज जो है तीसरा वीडियो इसी के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सरल भाषा में समझते हुए और याद करते हुए जाएंगे। इजी वे में हम लोग याद करते हुए जा रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को क्या याद रखना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको छोड़ना है, उस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हुए जा रहे हैं। जो मेन पॉइंट है दोस्त, उस पे हम लोग फोकस ज़्यादा करते हैं, उस पे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वीवीआई मानते हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो सबसे बड़ी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आजकल ये भी मायने रखता है कि क्या हम लोग को पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना, और क्या छोड़ना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सब कोई को अगर लेकर के चले, हर चीज़ को अगर माइंड में भरते जाए तो मेरा माइंड उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि सबको एडजस्ट कर ले। दोस्तों, ज़्यादा माइंड में कचरा भी नहीं भरना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जाना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान लेंगे नॉलेज के लिए। लेकिन जो हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, हम लोग 2 पेज देख लिए हैं ऑलरेडी 2 वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, यह मेरा तीसरा वीडियो है। तो आज तीसरा वीडियो के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है। विज्ञान एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन कौन है उनको हम लोग देखेंगे और ये जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उस पर हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको याद भी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसरो के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पहला पूछ लिया गया है। बताया गया है इसमें इसरो के प्रथम अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष के बारे में है। यह पहला जो है कौन हो जाएगा, तो बी नारायण, जो कि 11वें नंबर के हैं। यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों, 11वें नंबर के बी नारायण जो है वह इसरो के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग के आपके अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, के मोहंती हो जाएगा, ए के मोहंती। तो इसको ध्यान रखना है दोस्त, ए के मोहंती के बारे में। सबसे पहले तो हम इसरो को याद रखेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए वर्तमान में तो हो जाएगा बी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के। इनका नंबर भी याद रखना है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, ए के मोहंती। उसके बाद है दोस्तों ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो दिनेश कुमार शुक्ला हो जाएंगे। दोस्तों, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार रीडिंग देंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड आपको याद करने की दृष्टि से दोस्त यह 2 सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखा जाता है। विवेक भसीन जो है बराक के या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है अध्यक्ष है। उसके बाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ, इसको भी याद रखा जाता है दोस्त, इसको भी जो है याद रखा जाता है और इसका अध्यक्ष जो है समीर बी कामत है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो डॉक्टर ए राजा राजन को याद रखेंगे, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, इसके अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है इसके, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ध्यान रखेंगे क्योंकि लंबा नाम है तो हम लोग को कोड वर्ड में याद रखना है, नल्लाथम्बी या कलाई सेल्वी, कुछ भी याद रखिए, कोड वर्ड में ध्यान रखना है इसको CSIR के। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और क्या हम लोग याद कर सकते हैं कि CSIR के आपके से कभी कभी मुख्यालय पूछ लेगा, तो इसका जो है नई दिल्ली इसका मुख्यालय। यहाँ इसरो का मुख्यालय पूछ लिया जाता है दोस्त, तो बेंगलुरु हो जाएगा इसका मुख्यालय। और डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करें आपसे, नई दिल्ली हो जाएगा इसका मुख्यालय। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। तो इसमें मेन रूप से हम लोग को क्या याद रख लेना है, इसरो के अध्यक्ष याद रखना है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे क्या कि परमाणु ऊर्जा आयोग को भी ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष के रूप में KM मोहंती। उसके बाद बराक का याद रखेंगे विवेक भसीन जो है इसको याद रखेंगे, डीआरडीओ समीर बी कामत, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि डॉक्टर ए राजराजन है इनके निदेशक।
उसके बाद है CSIR का मुख्यालय भी हम लोग याद रखेंगे नई दिल्ली के रूप में, और इसके जो महानिदेशक हो जाएंगे नल्लाथम्बी या कलाई सेल्वी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग खेल संगठन के प्रमुख के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं खेल संगठनों के प्रमुख। तो आइए हम इस पे बात करते हैं, खेल संगठन के प्रमुख कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, तो पहले तो दोस्त हम लोग को याद रखना है, इसको सब कोई जान भी रहे होंगे कि यह अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह। अमित शाह के पुत्र जय शाह जो कि ICC के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष है, इनको चुना गया है। और उसके बाद हम इनको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे, CEO। ICC के CEO कौन है, तो संयोग गुप्ता, इनको भी एक नजर ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जो कि जय शाह ICC के। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम स्वतंत्र महिला। देखिए दोस्त, हमने बताया है किसी भी पॉइंट में अगर प्रथम शब्द जुड़ जाता है तो वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है इसको। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के प्रथम महिला निदेशक जो है इंदिरा नूई हो जाएगा, इंदिरा नूई, इसको याद रखा जाता है, याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद है एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट परिषद जो कि मोहसिन नकवी है, यह पाकिस्तान के हैं मोहसिन नकवी, जो कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है और यहाँ है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो इस सबको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसको भी याद रखा जाता है और यह पूछ भी लिया गया है। क्रिस्टी कोवेंटी जो कि जिम्बाब्वे के है, यह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। उसके बाद एशियाई ओलंपिक समिति रणधीर सिंह, ऐसे एक बार रीडिंग करेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के जो है सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के है, सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, वैसे रीडिंग मारेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन में यह मोहम्मद जलूद। उसके बाद है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मोहम्मद तैयब इकराम जो कि पाकिस्तान के हैं। BCCI के सचिव हम लोग को याद रखना है, BCCI के सचिव जो है जो दोस्त देवजीत सैकिया को याद रखेंगे जो कि BCCI के सचिव हैं। उसके बाद है फीफा, देखिए फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो जो कि इटली स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, यह फीफा के अध्यक्ष, इनको याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ लवलीना बोर्गोहेन, इनको याद रखा जाता है, लगभग यह पुराने हैं तो लगभग लोग को याद भी हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं वह लवलीना बोर्गोहेन है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष की बात हम करें तो राजीव शुक्ला का नाम आता है, राजीव शुक्ला BCCI के अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला है। ICC के अध्यक्ष की बात करें दोस्त तो जय शाह का नाम आता है, फिर से है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्त BCCI के अध्यक्ष, BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अजीत अगरकर का नाम आता है दोस्त, BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष। चयन समिति जो कि चयन करते हैं, खिलाड़ियों को जो चयन करते हैं उनके अध्यक्ष है, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हो जाएंगे। और हम लोग जान रहे होंगे कि मुख्य कोच के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के अभी गौतम गंभीर है। हम लोग सबको जो क्रिकेट देख रहे होंगे वो तो अच्छे से जान रहे होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो गौतम गंभीर। फिर से है मुख्य कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है दोस्त अमोल मजुमदार जो है मुख्य कोच है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। फिर से है महानिदेशक के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण के जो है कौन हो जाएंगे, नीलम कपूर। उसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ संजय सिंह, भारतीय टेबल टेनिस मेघना अहलावत जो कि है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है, अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस के मेघना अहलावत। उसके बाद है दोस्त अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो है कल्याण चौबे का नाम आता है। उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत संबंध। उसके बाद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के जो है दिलीप टर्की। उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन जो कि बहादुर सिंह सागू। मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल टीम के जो है मनोलो मार्केज जो है मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल टीम के हैं। उसके बाद पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के PT उषा। दोस्तों इनको याद रखना है, याद रखा जाता है और इसको याद ही रखना है क्योंकि यह पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की हो जाएगी PT उषा, जो कि बहुत लोग को याद भी होगा। यहाँ हॉकी वाले को भी याद रखना है, दिलीप टर्की। उसके बाद है क्या, बैडमिंटन। देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको याद भी रखना है क्योंकि यह राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद है अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन के सहदेव
सहदेव यादव को जो है दोस्त देख लिए हम लोग यहाँ पे, सहदेव यादव भारोत्तोलन महासंघ के सहदेव यादव। उसके बाद हम लोग एक इसको भी ध्यान रखना है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया को किस रूप में याद रखेंगे हम लोग? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं दोस्त हम लोग कुछ बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, इससे पहले जो हम लोग देखें, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइट करते गए और आप लोग को बताते गए। तो ध्यान रखना है इसमें, अगर हम फिर से एक बार रिपीट कर दें आपको आपके सामने कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन हो जाएंगे, तो यह आईसीसी के अध्यक्ष को याद रखना है पहला बार। उसके बाद है जो स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई को भी याद रखा जाता है। फिर से एशियाई क्रिकेट के भी याद रखना है, मोहसिन नकवी को। उसके बाद है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को याद रखना है। फिर से आपको इसमें देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं बीसीसीआई के सचिव को याद रखना है। फिर से आपको देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया बीसीसीआई के अध्यक्ष, इसको याद रखना है। मुक्केबाजी वाले को थोड़ा ध्यान रखना है। बीसीसीआई के चयन समिति के बारे में चर्चा करना है, याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे करके भारतीय महिला क्रिकेट टीम देख लीजिए यहाँ पे, अमोल मजूमदार, इसको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल महिला क्रिकेट बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। उसके बाद महिला लोग, उसके बाद है भारतीय कुश्ती टेनिस फेडरेशन, ये सबको एक नज़र ऐसी हैं रीडिंग मार देना है। हॉकी वाले को याद रखना है, फिर से हॉकी में दिलीप टर्की। उसके बाद है दोस्त भारतीय फुटबॉल टीम, पहली महिला को याद रखना है यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा। हेमंत बिस्वा शर्मा को याद रखना है जो कि बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद एक और पैरा ओलंपिक के बारे में, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति को देवेंद्र झझड़िया को जो है दोस्त ध्यान रखना है। सबको याद नहीं रखा जाता है, सब बुक बना है तो बुक में तो जानकारी के लिए उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट होगा वो देगा ही, लेकिन हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से किसको याद रखना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग को फोकस करना है। अब आइए हम बात करते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हो जाएंगे अजय सेठ, इनको ध्यान रखना है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वह अजय सेठ हो जाएंगे। फिर से है एलआईसी, दोस्तों इनको याद रखना है। हम जानते हैं 1956 में एलआईसी की स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय जो है दोस्त मुंबई में है। तो इसका डेट की स्थापना के बारे में कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1956 इसका स्थापना का वर्ष है। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे हम लोग, सिद्धार्थ मोहंती को। उसके बाद है सीईओ और एमडी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के जो सीईओ है वह आर दोराई स्वामी है। आर दोराई स्वामी जो है यह एमडी और सीईओ है। उसके बाद ईएसआईसी कर्मचारी चयन बीमा आयोग के निगम के जो महानिदेशक है अशोक कुमार सिंह। सीएमडी जो है भारतीय साधारण बीमा निगम यानी कि जीआईसी के देवेंद्र श्रीवास्तव। एक नजर ध्यान रखना है इस फैक्ट में, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा अपना एलआईसी और अध्यक्ष यहाँ पे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो कि आईआरडीए का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा अजय सेठ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गिरिजा सुब्रमण्यम, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है जानकारी के लिए, इतना पे हम लोग को नहीं ध्यान देना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भूपेश सुशील राहुल। उसके बाद है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी राजेश्वर सिंह, ओरिएंटल, ये सब नहीं ध्यान रखना है दोस्तों। एसबीआई के जनरल, अगर यहाँ पे ध्यान भी रखेंगे तो हम लोग एमडी और सीईओ एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के रूप में नवीन चंद्र झा को याद रखेंगे। दोस्तों सब कोई को याद नहीं रखा जाता है। अब इस सब पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे ना तो अच्छा पॉइंट जो मेन पॉइंट होगा उसको भूल जाएंगे। तो सबको ध्यान नहीं रखा जाता है, इस सब जानकारी के लिए बुक में दे दिया जाता है, लेकिन अपना एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें चुन लेना है, छांट लेना है। तो ऐसे हम लोग पढ़ने का तरीका होना चाहिए और ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छा से अच्छा करके आ सकें। यहाँ रणनीति के अनुसार पढ़ेंगे तो एग्जाम अच्छा ही होगा, तो ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान और संगठन के प्रमुख संगठन के बारे में। तो दोस्तों यह जो है ना, इसके अध्यक्ष तो कुछ के अध्यक्ष ध्यान में रखेंगे ही, महासचिव को या अध्यक्ष को ध्यान में रखेंगे ही। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हो जाता है ना, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट, उस सब को यहाँ पे मुख्यालय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखेंगे हम एक नोट्स के रूप में बनाए हुए हैं दोस्तों, यहाँ नहीं, आगे उसको देखेंगे। यह तो आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठन है, तो इस पे हम बात करते हैं। इसमें क्या याद रखना है हम लोग, फिक्की को देखिए तो शैलेश पाठक है।
फिक्की के अध्यक्ष को याद रखना है शैलेश पाठक। उसके बाद देखिए सॉरी महासचिव है फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक, और अध्यक्ष की बात करें हम लोग दोस्त तो हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। उसके बाद महासचिव एसोचैम के, इसको भी ध्यान रखना है, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल जो है एसोचैम के मनीष सिंघल जो है एसोचैम के महासचिव है। उसके बाद है एसोचैम के संजय नायर हो जाएंगे अध्यक्ष। एसोचैम के अध्यक्ष जो है संजय नायर। मेन हम लोग को यहाँ से याद रखना है फिक्की के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को, और उसके बाद जो है एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में संजय नायर को। फिर से है भारतीय उद्योग परिसंघ राजीव मेनानी। उसके बाद है एमडी नैफेड, ये सब दीपक अग्रवाल। उसके बाद इफको के है दिलीप संघानी। नेस्कॉम के है दोस्त सिंधु गंगाधरन को जो है याद रखना है, यहाँ पे नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो है इम्तियाज रहमान हम लोग जानते हैं, इम्तियाज रहमान अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे इम्तियाज रहमान। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान जो हो जाएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसबी श्रीनिवास एजेंटी। उसके बाद है दोस्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखेंगे, इनको थोड़ा ध्यान रख लेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हो जाए सुंदर राममूर्ति। तो दोस्तों सब पॉइंट को याद नहीं रखना है, हम लोग को मेन फैक्ट है उसको इसमें से याद रखना है। फिक्की के अध्यक्ष को ध्यान रखना है, एसोचैम के अध्यक्ष को याद रखना है, और उसके बाद जो है नेस्कॉम के सिंधु गंगाधरन। उसके बाद यूटीआई के जो हो जाएगा इम्तियाज रहमान। फिर से जो है बॉम्बे स्टॉक अध्यक्ष एक्सचेंज को प्रमोद अग्रवाल को याद रखना है। उसके बाद दोस्त बैंक के अधिकारी की बात करें। बैंकों के प्रमुख अधिकारी हैं यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम किसको याद रखेंगे, आरबीआई के बारे में। दोस्तों आरबीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आरबीआई से जो भी रिलेटेड पॉइंट होगा उसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो पहले हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में। आरबीआई के गवर्नर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के हैं। 26वें क्रम के आरबीआई के आरबीआई के गवर्नर है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो संजय मल्होत्रा। फिर से उप गवर्नर, आरबीआई के उप गवर्नर की बात करें हम लोग टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, पूनम गुप्ता, सुधा बालकृष्णन। यह जो है दोस्त इन सबको मिलाकर जो है आरबीआई के 5 सदस्य के रूप में होते हैं, जिसमें एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर का स्थान होता है। उसके बाद है इसको भी ध्यान रखना है, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का सुधा बालकृष्णन। सॉरी दोस्त यहाँ पे 4 हो जाएगा, स्वामी जानकी रामन भी है। तो सुधा बालकृष्णन जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। यह पुराने हो गए हैं तो सबको याद भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय बैंकों के प्रमुख एमडी सीईओ के बारे में। स्टेट बैंक के अध्यक्ष को याद रखना है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को याद रखना है, जो कि एसबीआई के अध्यक्ष है। उसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक का है कामेश्वर राव कोदावंती। स्टेट बैंक के सीईओ हो जाएंगे कामेश्वर राव कोदावंती। उसके बाद है स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशन हो जाएगा दोस्त राम मोहन राव आमरा, राणा ए.के. सिंह, रवि रंजन, अश्विनी के तिवारी। इसको नहीं ध्यान रखना है, यहाँ से अध्यक्ष को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक के एमडी और सीईओ दिए हुए हैं, तो इस सब को जो है ना, इस सब को याद करने के मतलब है कि माइंड में बस ऐसे ही भरना। आप लोग एक बार ऐसी रीडिंग दे सकते हैं, बाद बाकी यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम लोग अपना बिना टाइम व्यर्थ किए हुए आगे को देखते हैं। जो मेन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भी तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह पुराना डाटा हो गया है, लेकिन अभी भी जो है पूछ लिया जाता है इसको करेंट के रूप में। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक ने 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय के बाद वर्तमान में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या जो हो गई है वह 12 हो गई है। दोस्तों 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो थे ना, 4 बड़े बैंकों में के क्षेत्र में विलय कर दिया गया है, यानी कि 10 जो छोटे छोटे बैंक थे उनको 4 में मिला दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, उसके बाद जो है बैंकों की संख्या अब जो हो गई है 12 हो गई है। भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या की बात आपसे करें तो उसकी संख्या 12 हो गई है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस बैंक में किसको मिला दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है हम लोग को। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से जो दोस्त महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है कितना बार। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में
देखिए इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का जो है मिलन इंडियन बैंक में कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्त ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल में कर दिया गया। पीएनबी में किसका किसका किया गया है, तो ओरिएंटल बैंक देख लीजिए यहाँ पे, ओरिएंटल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। फिर से सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कितना बार अभी तक रिपीट हो गया है, विजया बैंक और देना बैंक, इसका विलय जो है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यह कितना बार पूछ लिया गया है, हम लोग को सबको याद रखना है, लेकिन इसको ज्यादा याद रखना है क्योंकि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ से जो भी हमने बताया वह सब का सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 जो है संख्या हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में कर दिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ बैंक के जो इफेक्ट दिया हुआ था उससे हम लोग को एक आरबीआई के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है और एसबीआई के अध्यक्ष को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हमने बताया यह पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ज्यादा यह पॉइंट नहीं था, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और इस पेज को भी देख लेंगे क्योंकि इसमें भी ज्यादा फैक्ट को ध्यान नहीं रखना है, बस रीडिंग मारते हुए इसको आगे निकलना है। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्था के प्रमुख, अब एक्सिस बैंक, अब दोस्तों एक्सिस बैंक ये सब नहीं पूछा जाता है। बंधन बैंक, एमडीसी बंधन बैंक कभी कभी पूछा गया है बहुत पुराने एग्जाम में, अब तो इसको भी नहीं पूछा जाता है। पार्थ प्रतिमा सिंह, दोस्तों ये सब जो है ना आपको बैंक के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि बैंक में बहुत करेंट ये सब पूछा जाता है, तो ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें या इनका रोल जो है ज्यादा नहीं है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है उस दृष्टि से। आइए हम इसमें बात करते हैं कौन हमारे हमारे लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब एक्सिस बैंक, उसके बाद महिंद्रा बैंक, आपको देख लिया एचडीएफसी, सब बैंक का याद रखेंगे तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग को नहीं, जिनको अगर पढ़ना होगा एक बार आप लोग रीडिंग मारिएगा, देख सकते हैं एक बार रीडिंग के रूप में। लेकिन अब हम लोग को क्या मेन रूप से ध्यान रखना है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखने की बात आती है तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ध्यान रख सकते हैं। यह जो है बी वैद्यनाथ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसका है आर विश्वेश्वरन। आर विश्वेश्वरन को जो है ध्यान रखेंगे, जो कि भारतीय डाक भुगतान बैंक के एमडी और सीईओ है। उसके बाद है डीवीएस बैंक के रजत शर्मा। जम्मू एंड कश्मीर अभी सब तो नहीं, लेकिन इसको याद रखना है दोस्तों, सीईओ जो है एवं अध्यक्ष पेटीएम के हो जाएगा भावेश गुप्ता। पेटीएम का सीईओ हो जाएगा भावेश गुप्ता, यहाँ पे सीईओ होना चाहिए दोस्त, तो भावेश गुप्ता हो जाएगा। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को ध्यान रखना है, याद रख लेना है अरुण बंसल। पेटीएम पेमेंट के सीईओ की बात आपसे करें तो वह उसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त अरुण बंसल हो जाएगा। उसके बाद है सिडबी, देखिए यहाँ से तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सिडबी के जो है सीएमडी हो जाएगा मनोज मित्तल, लेकिन इसके यह सीएमडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिडबी के ज्यादातर जो है मुख्यालय पूछा जाता है। तो दोस्तों यह जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में जो है दोस्त इसका मुख्यालय यूपी के लखनऊ में, इसको ध्यान में रखना है। सिडबी का मुख्यालय हम लोग को ज्यादातर ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ है, शायद 82 या 88 आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सिडबी का मुख्यालय हम लोग को पहला बार ध्यान रखना है पहले, और उसके बाद जो है इसकी स्थापना जो हुआ है ना दोस्तों 1990 में, इसकी स्थापना 1990 याद रखा जाता है या पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे से अगर सिडबी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, जिसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990। और इसके सीएमडी की बात करें दोस्तों तो मनोज मित्तल, यहाँ से इतना फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। आईडीबीआई का जो है सीईओ हो जाएगा राकेश शर्मा। एक जिम बैंक की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा हर्षा भूपेंद्र। तो यहाँ पे एक्जिम बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी। इसका भी दोस्तों कभी कभी आपसे पूछा भी जाएगा। तो 1982 इसकी स्थापना जो है दोस्त 1982 में हुआ था, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक्जिम बैंक जो कि आयात निर्यात बैंक कहा जाता है इसको, 1982 में इसकी स्थापना हुआ है और इसके एमडी हैं
हर्षा भूपेंद्र बंगाली। उसके बाद है नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड को तो हम लोग को याद ही रखना है, साजी केवी जो है इसको याद रखना है हम लोग को नाबार्ड का। इसका भी दोस्त स्थापना हुआ है ना 1982 में। नाबार्ड का भी स्थापना 1982 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है दोस्त मुंबई में है। तो हम लोग को जो है दोस्त यह याद रखना है। फिर से हम लोग बात करेंगे भारतीय बैंक, ऐसा नहीं है, भारतीय बैंक संघ MB राव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक को ध्यान रखेंगे हम लोग, संजय शुक्ला, राष्ट्रीय आवास बैंक को संजय शुक्ला। उसके RBL बैंक जो है आर सुब्रमण्यम, आर जो है आर सुब्रमण्य कुमार। उसके बाद करोड़ वैश्य बैंक जो है B रमेश बाबू। फेडरल बैंक का हो जाएगा KVS मनियन। दोस्तों ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक बैंक होगा डेवलप क्रेडिट। भारतीय महिला बैंक को ध्यान रख सकते हैं, SM स्वाति इसके CEO है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं फिर, देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय। देखिए भारतीय महिला बैंक का विलय जो है दोस्तों SBI में कर दिया गया है। आपसे पूछ लेगा कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है, तो SBI बैंक में किया गया है। कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 2017 में किया गया है। 1 अप्रैल 2015 से जो दोस्त ING विश्व बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। और हाल ही में इसको याद रखना है, लक्ष्मी विलास बैंक, हाल ही में जो है दोस्त लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में जो है बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। DBS बैंक की भारतीय शाखा में जो है लक्ष्मी विलास बैंक के विलय कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, लक्ष्मी विलास बैंक, और इधर ध्यान रखना है महिला बैंक का विलय जो है SBI में कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त रक्षा उपकरण। तो दोस्तों यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी VVI लगाना है लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी लिया गया है। तो हम लोग आइए इस पे बात करते हैं। S400, इसमें कोई भी पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसमें सब का सब पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद रखना है। S400 की बात करें, यह उपकरण है दोस्तों S400 जो कि रूस के में विकसित हुआ है और वायु रक्षा प्रणाली है यह। अभी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में जो दोस्त इसका नाम सुने हैं, तो करंट के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। S400 क्या है आपसे सीधा पूछेगा, यह जो है दोस्त वायु रक्षा प्रणाली है और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो रूस के द्वारा जो है विकसित किया गया है। उसके बाद है हेलिना भारत में विकसित उपकरण है दोस्तों, यह भारत में जो है विकसित हुआ है और यह है तो क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। दोस्तों हम लोग नाग के बारे में पढ़ते थे कि एंटी टैंक मिसाइल है नागा, जो कि दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हम लोग अब बात कर रहे हैं हेलिना की, जो कि भारत में विकसित है, भारत के द्वारा जो विकसित किया गया है। और ये है क्या, तो टैंक रोधी मिसाइल है, एंटी टैंक है, टैंक रोधी मिसाइल के रूप में हेलिना को जो है हम लोग याद रख रहे हैं और यह भारत में विकसित किया गया है। उसके बाद चिनूक का नाम हम लोग बहुत सुने हैं, जो कि यह अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। और यह है तो क्या, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद बराक 8 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यह जो है इजराइल DRDO और इजराइल के द्वारा जो है विकसित किया गया है। बराक 8 की बात करें तो यह DRDO और इजराइल का मिलन से दोनों मिल करके बराक 8 का विकसित किया है। और यह जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 क्या है, यह हवा से सरफेस से एयर में, हवा में मार करने वाला मिसाइल है। INS बेला की बात करें दोस्त, यह फ्रांस देश के द्वारा विकसित हुआ है और यह जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद राफेल की बात करें हम दोस्त, तो फ्रांस दसाल्ट एविएशन लड़ाकू विमान, यह जो है क्या है, लड़ाकू विमान है राफेल, और यह फ्रांस के दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। S400 की चर्चा हम लोग कर लिए हैं, यहाँ ऊपर में है, जो कि रूस के द्वारा विकसित किया गया है और यह है एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों पिनाक क्या है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, क्योंकि यह जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट की बात करें तो पिनाक है। दोस्तों आपसे सीधे पूछा जाएगा पिनाक क्या है, रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, एंटी टैंक मिसाइल है, वायु रक्षा प्रणाली है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि पिनाक क्या है, तो यह एक रॉकेट है। उसके बाद बात करें हम INS कलवरी की, तो यह स्वदेश निर्मित, यह भी जो है स्वदेश निर्मित है, भारत में विकसित हुआ है, भारत के द्वारा बनाया गया है और यह जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद अपाची की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भी अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो अपाची और चिनूक, देखिए अपाची और चिनूक की बात करें तो यह अमेरिका के कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है
और यह दोनों जो क्या है, हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि यह सबका सब पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम लोग को ध्यान रखना है। खासकर जो भारत में विकसित हुआ है, उसके बाद आपको भारत का स्वदेशी है और स्वदेश निर्मित है कलवरी, इसको जो है हम लोग को पहले याद रखना है। S-400 के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनका इम्पोर्टेंस जो है बहुत बढ़ गया है। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन के प्रमुख। दोस्तों इसको तो एग्जाम के करेंट के दृष्टिकोण से पढ़ा ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसको मिसलेनियस और विविध के रूप में भी हम लोग को ध्यान में रखा जाता है और पढ़ा जाता है। खासकर इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में हमेशा यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मुख्यालय के रूप में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग करेंट की दृष्टि से पढ़ेंगे और एक चैप्टर हम लोग एक पॉइंट छोटा टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आएंगे विविध के रूप में। इसको पूरा इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन और उसके मुख्यालय स्थापना से संबंधित जो दोस्त एक टॉपिक हम लाएंगे वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने। तो आइए अभी हम लोग करेंट के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। तो आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है दोस्त? महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है, जो कि पुर्तगाल के हैं और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। इनको याद रखा जाता है, इसको याद ही रखा जाएगा, तो ध्यान रखना है इसको। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद है उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन हो जाएंगे? अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के। यह नाइजीरिया के हैं, इनको उतना ध्यान नहीं भी रख सकते हैं और रख भी सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्त वीवीआई के रूप में आपके महासचिव के बाद यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है 79 में स्थान सत्र के जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं 79 के रूप में फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के हैं, लेकिन अब नए आ गए हैं 80 नंबर के। 80 नंबर के कौन है? तो एनालेना बैरबाक, जो कि जर्मनी के हैं। तो इसको दोनों को हम लोग ध्यान में रखना है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा फंसाने के लिए और नंबर के साथ दे देगा, तो फिर हम लोग को ध्यान रखना है। एनालेना बैरबाक जो कि जर्मनी के है और यह 80वें नंबर के जो है अध्यक्ष है। 79 नंबर के अध्यक्ष फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के हैं। तो दोस्तों यह वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखना है, याद ही रख लेना है अभी के अभी इसको। और महासचिव को एंटोनियो गुटेरस, जो कि ये तो पुराने हो गए हैं, तो हम लोग को याद भी होगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 14वें अध्यक्ष। आपको 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा, जो कि भारतीय अमेरिकी है। इनको भी याद रखा जाता है। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों हमने बताया अभी कि इनका अभी करंट के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इनका जो है विविध के रूप में मुख्यालय और स्थापना पूछा जाता है, तो हम लोग को गुटनिरपेक्ष के बारे में भी याद रखना है। तो इनका कौन हो जाएगा? इल्हाम अलीयेव गुटनिरपेक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्त? तो यह ब्रुसेल्स में हो जाएगा। 1961 में इसकी स्थापना हुआ है। नाम का स्थापना जो है 1961 में हुआ और ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। आईएमएफ की बात करें हम लोग दोस्त, तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है और इसके अभी प्रबंधन निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के हैं। तो यह भी याद रखा जाएगा, इनको याद भी रखना है। उसके बाद है डब्ल्यूटीओ की बात करें, विश्व व्यापार संगठन। इनके महानिदेशक कौन है? तो नगोजी अकुंजो इवोला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है। इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा में है। उसके बाद है दोस्तों अंगटाड का जो है महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्सपेन जो है इनके महासचिव है, जो कि कोस्टारिका के हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की बात करें तो आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के है यूनेस्को का। और यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें हम लोग दोस्त, तो यहाँ यूनेस्को के मुख्यालय में फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्त खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के क्यों डोंगियो, जो कि चीन के है और इसका मुख्यालय की बात करें हम लोग तो रोम में इसका मुख्यालय है। इटली के रोम में जो है इसका मुख्यालय है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात करें तो गिलबर्ट होंगबो है, जो कि टोगो देश के हैं और इसका मुख्यालय की बात करें ILO के, तो ILO के मुख्यालय जो है दोस्त कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा जेनेवा में। उसके बाद यूनिसेफ के मुख्यालय दोस्त न्यूयॉर्क में है
और इसके अभी प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं, इनको ध्यान रखना है कैथरीन रसेल के रूप में। और यूनिसेफ का जो है मुख्यालय है न्यूयॉर्क। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए यूनेस्को, आपको यूनेस्को और यूनिसेफ, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यूनिसेको के आपका मुख्यालय पूछ दिया जाए फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा, और यूनिसेफ के पूछा जाए तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैथरीन रसेल हो गया यूनिसेफ। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक हो जाएगा टेड्रोस अधोनोम। डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम, जैसा कि दोस्त हमने बताया कि यह अध्यक्ष करंट की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ से मुख्यालय पूछा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय की बात करें हम लोग तो जनेवा हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रशासक कौन है, तो अचीम स्टेनर जो कि ब्राजील जर्मनी के हैं। महासचिव दक्षेस यानी कि सार्क का महासचिव की बात करें मोहम्मद गुलाब सरवर जो कि बांग्लादेश के हैं। दोस्तों सार्क की स्थापना 1982 सॉरी दोस्त, सार्क का 1985, देखिए 1985 इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका बांग्लादेश के ढाका में है। तो ध्यान रखना है हम लोग अभी बताएं दोस्त कि यह जितना इम्पोर्टेंट इनके अध्यक्ष और महासचिव नहीं है, उससे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट जो है मुख्यालय है। तो मुख्यालय को ध्यान में रखते के साथ जो है इसके अध्यक्ष और महासचिव को हम लोग देखें। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अब यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जो है दोस्त सरली, यहाँ पे देख लीजिए महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का जो है महासचिव हो जाएगा सरली आयोरकर बोबचे। सरली आयोरकर बोबचे जो कि घाना देश के है, या राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव है सरली आयोरकर। तो देखिए यह लंबा जो नाम रहता है ना, उनको कोई कोड वर्ड में ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे सरली याद रख लेंगे या फिर बोबचे याद रख लेंगे, तो ऐसे याद रखा जाता है। लंबा जिनका नाम है उनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कोई कोड पकड़ लेंगे और उनको याद रखा जाता है। जैसे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हो जाएगा तो सरली बोबचे, बीच वाला को गायब कर देंगे हम लोग, एग्जाम याद करने के दृष्टिकोण से यह इजी हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा अर्सुला वान डेर एन जो कि जर्मनी के हैं। उसके बाद अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हो जाएगा मोहम्मद औलद गौजनी। उसके बाद है दोस्तों तेल निर्यातक ओपेक का दोस्तों यह हो जाएगा, ओपेक का मुख्यालय वियना है, और हैथम अल घिस जो है जाएगा इसके महासचिव है। नाटो के मुख्यालय हम लोग अभी पढ़ लिए हैं दोस्तों। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, और 1961 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। मार्क रूटे जो है इनका महासचिव है। उसके बाद आसियान का महासचिव कौन है, काओ किम हॉर्न जो कि कंबोडिया के हैं। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो कि अविनाश कुमार। उसके बाद एडीबी का मास्तो कांडा जापान के हैं। सबको याद नहीं रखा जाता है, बस एक बार देख लेना है। इंटरपोल का यहाँ पे बाल्डेसिक उर्किजा। उसके बाद है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का नबाक सलाम। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख हो जाएगा जेनेट पेट्रो। उसके बाद इनको याद रखा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के हैं। उसके बाद उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का हो जाएगा फिलिपो ग्रांडी इटली के। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के इनको याद रखना है जुग्र लाउबर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल ग्रासी जो कि अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद बिम्स्टेक को ध्यान रखना है हम लोग को, बिम्स्टेक जो कि इंद्रमणि पांडे या भारत के हैं, इंद्रमणि पांडे। तो दोस्तों ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जो इम्पोर्टेंट था हम लोग बता दिए, और यह जितना इम्पोर्टेंट करेंट की दृष्टि से नहीं है उतना इम्पोर्टेंट इनका मुख्यालय और स्थापना हो जाएगा। तो उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस रखना है, और जो इम्पोर्टेंट करेंट की दृष्टि से है उनको हमने बता दिया है और ध्यान रखना है उसी सब पॉइंट को। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आज दो पेज को हमने देख लिया है, वीडियो लंबा भी हो गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको, आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों चूंकि हम लोग सरल तरीका में और क्या पढ़ना है, किसको याद रखना है और कैसे याद रखना है ये भी हम लोग देखे हैं, और किसको छोड़ना है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाना है, जो लेंदी है उसको हम लोग को छोड़ के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आजकल इतना ही। फिर हम लोग कल पर डे एक वीडियो करेंट को लाएंगे और इसको एग्जाम से पहले खत्म के साथ साथ पुनः रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों और हम एक सूचना आपको दे दें, हमने एक टेलीग्राम बनाया है जिसपे क्विज शुरू हो गया है 3 तारीख से, 3 अक्टूबर से जो है
क्यूज रन हो गया है। उसमें हम टारगेट देते हैं, आपको टॉपिक दिया जाएगा पेज बाय पेज या टॉपिक के रूप में, और उसमें टेस्ट चल रहा है। क्यूज रात के 9 बजे आपका क्यूज का टाइम है। जो भी भाई बंधु को टेस्ट देना है, फायदा अपने आप को बूस्टअप करना है, तैयारी को अपने तैयारी को बूस्टअप करके सफलता के रूप में बदलना है, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट टेलीग्राम का चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा। आप तैयारी करके और अपने आप को जो है सफलता के रूप में उसको बदल सकते हैं, अपने तैयारी को जो है सफलता के रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने 45 दिन का टारगेट रखा है और 45 दिन में आपको लुसेंट, एसपीडी, रेलवे एसपीडी और आपको एसपीडी करंट अफेयर, यह 3 बुक को कवर कराया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हमने बताया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन भी साथ साथ और पढ़ना भी कैसे है, उसको एक वीडियो के रूप में हमने बना करके डाले हैं। पढ़ने का जो लोग अगर नहीं भी मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, वो लोग एक बार वीडियो को देख ले और अपने रणनीति में उसको उतार सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। तो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ने का तरीका है, वो हमने बताया है। अगर आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और उसी के अनुसार जो है दोस्तों पढ़ते रहिए। पढ़ने का तरीका है मेरा, एक दिन आगे और एक दिन बैक टू बैक रिवाइज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 45 दिन में हमने टारगेट को कंप्लीट करने का वादा किया है और वह पूरा भी होगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके बहुत लोग जुड़े हुए हैं और टेस्ट लगा रहे हैं 2 दिन से। तो दोस्तों जिनको भी जुड़ना है और तैयारी को बूस्टअप करना है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।